तो वेलकम टू माय सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज़। इस हम अपने चैनल पे एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की, जिसमें हम बेसिक लेवल से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक जो जो टॉपिक्स कवर होते हैं सबको देखेंगे। तो आज हम लोग का पहला दिन है। तो जैसा कि हर चीज़ में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आती है बिट्स। कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ पे काम करता है, ज़ीरो और वन पे। तो हम लोग बिट्स से शुरू कर लेते हैं। ये हो गया बिट्स, इसमें आता है ज़ीरो और वन। ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन, और या फिर इसको लो हाई भी कह सकते हैं, या फिर जैसा आपको सही लगे ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं। इसमें ज़ीरो फॉल्स होता है, वन ट्रू होता है। अब इसमें कई साइज़ होती है बिट्स में, तो उसको हम लोग साइज़ भी पढ़ लेते हैं। जैसे निबल क्या होता है, ये 4 बिट से बन के बना होता है। और बिट क्या होता है, ये मेमोरी ब्लॉक में एक एरिया होता है। जैसे मेमोरी है आपकी 4 GB की मेमोरी है, या 2 GB की, 1 GB की, 32 GB की, कई साइज़ में आजकल मेमोरी आ रही है। तो उसमें जो हमारा मेमोरी एरिया होता है वो बिट्स में ही डिवाइड होता है। तो निबल जो होता है वो 4 बिट की एक साइज़ होती है, इसमें ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। ये रैंडम भी हो सकता है और सिक्वेंशियल भी हो सकता है। फिर निबल के बाद आता है हम लोग का बाइट। बाइट क्या होता है, ये 8 बिट का होता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम 4 बिट। ये 8 बिट का होता है, यानी कि इसमें 8 ब्लॉक होगा। ज़ीरो से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। अब KB भी होता है, बाकी आप लोग जानते ही होंगे। KB होता है, MB होता है, GB होता है। यहाँ पे हम लोग को B पे ध्यान देना है। अगर यहाँ पे B स्मॉल लिखा है तो बिट होगा, और B कैपिटल लिखा है तो बाइट होगा। तो बाज़ार में जो चलता है वो कैपिटल B वाला चलता है, बाइट। हम लोग जो मेमोरी कार्ड ख़रीदते हैं वो बाइट में मिलती है, हम लोग को बिट में नहीं मिलती। लेकिन जो हम लोग की नेटवर्क में स्पीड आती है वो बिट में आती है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कभी कभी कि हमारा नेटवर्क जो है वो स्लो क्यों आ रहा है, जब हमारी स्पीड MB में आ रही है। तो वो ओरिजिनल स्पीड MB में नहीं होती, वो मेगा बिट्स में होती है, बाइट्स में नहीं। तो जब हम उस स्पीड को 8 से डिवाइड करते हैं तब हमको पता चलता है कि हमारी ओरिजिनल स्पीड क्या आ रही है। अब ये हमारा हो गया क्या कहते हैं इसको, साइज़। कंप्यूटर की मेमोरी की साइज़ क्या क्या होती है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइज़, जिसको कहते हैं मेमोरी साइज़। यहाँ हम लोग लिख देते हैं साइज़ ऑफ मेमोरी। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल में जैसा हम लोग को नाम से पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू जो है हमेशा वेरी करती रहेगी, यानी कि चेंज होती रहेगी। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि राम के पास 4 आम है, तो राम के पास कभी 4 आम भी हो सकता है, 8 आम भी हो सकता है, 12 आम भी हो सकता है। तो ऐसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग में भी किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, या फिर I J, कुछ भी, मतलब कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ रूल होता है जो हम लोग आगे अभी कवर करेंगे। तो वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल एक मेमोरी एरिया, जैसे ये अभी हम लोग यहाँ पे बताए थे, ऊपर बात किए थे कि मेमोरी एरिया होता है। बाइट में 8 ब्लॉक होता है, निबल में 4 ब्लॉक होता है, बिट में 1 ब्लॉक होता है। यह इसमें या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो ऐसे ही किसी भी मेमोरी एरिया को, मान लीजिए ये वाला हमारा मेमोरी एरिया है, तो इसको हम लोग को कुछ नेम देना है। इसको हम लोग दे दिए A। तो ये हो गया हम लोग का एक वेरिएबल, जिसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो कि चेंज हो सकती है, 0 या 1। और इस मेमोरी एरिया को जब हम लोग नाम दे दिए तो वो बन गया वेरिएबल। ताकि हम लोग को मेमोरी एरिया, हर मेमोरी एरिया का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है।
जो कि ऐसे नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, ताकि उसको हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, वो चेंज होता रहता है। कभी वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। इसमें जैसे हो गया हमारा AF01 ऐसे करके कुछ हम लोग का मेमोरी का एड्रेस होता है। तो उसको हम लोग आसान करने के लिए एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, और ये वेरिएबल इस मेमोरी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए है हमारा, तो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा, और इस एरिया में हमारा 0 मान लिया स्टोर है। तो अगर हम प्रोग्राम में कहीं ए लिखते हैं और उसमें वैल्यू अगर हम 1 स्टोर कर देते हैं, तो हमारा ये जो एड्रेस है यहाँ पे 0 की जगह 1 स्टोर हो जाएगा। तो हमारा जो नया मेमोरी ब्लॉक बन के आएगा उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी जो भी है 0 0 0 0, बाकी में 0 रहेगा। तो ये भी वेरिएबल भी जो होता है वो भी कई टाइप का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ज़रूरी नहीं कि हमेशा 1 ही लिखें, ये 1 भी हो सकता है और 1.2 भी हो सकता है, या फिर हम लोग यहाँ पे ए में कोई कैरेक्टर भी रख सकते हैं, जैसे कि ए हो गया या फिर बी हो गया, कुछ भी हो सकता है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, और सिंबल भी हो सकता है। और फिर उसके बाद हम लोग किसी का नाम भी रख सकते हैं, जैसे कि मान लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं साद। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, इसको हम सिंगल कोट में लिखे हैं और इसको डबल कोट में लिखे हैं। जब हम लोग किसी क्या कहते हैं इसको, स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है। तो जब हम लोग इसको डबल कोट से क्या कहते हैं क्लोज़ कर देंगे तो इसको स्ट्रिंग कहा जाएगा, और जब सिंगल कोट से इसको रखेंगे तो ये कैरेक्टर कहा जाएगा। तो C++ में कुछ फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है जिसको हम लोग देख लेते हैं वो क्या क्या होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप। वो क्या क्या होता है, इंट और कैरेक्टर और फ्लोट डबल, और एक आता है वॉइड। सबको अभी हम लोग देखेंगे कि हर चीज़ क्या क्या होता है। तो आ जाते हैं हम लोग इंट में। इंट क्या है, तो इंट की जो साइज़ होती है वो होती है 2 बाइट। 2 बाइट मतलब 1 बिट में 8 होता है, 2 बाइट मतलब 16 बिट। तो इसकी हम लोग साइज़ लिख देते हैं यहाँ पे 2 बाइट, और आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग इक्वल टू करके 16 बिट, ताकि अभी समझने में आसानी हो। और फिर उसके बाद होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर की साइज़ होती है 1 बाइट। फ्लोट होता है, इसकी होती है साइज़ 4 बाइट। और डबल होता है, जिसकी साइज़ होती है 8 बाइट। और एक आता है लास्ट में वॉइड। वॉइड क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब अगर हमारा किसी वेरिएबल है या फिर कोई भी चीज़ है, हमारा फंक्शन है या फिर कुछ ऐसा है, और कुछ भी वो रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी कि उसमें कुछ भी स्टोर नहीं है, कुछ आपको रिटर्न में उससे मिलने वाला नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। ये भी एक डेटा टाइप है। इसकी साइज़ यहाँ पे 0 मान सकते हैं, इसका भी ऐसे कुछ होता नहीं है, वो अभी हम आगे कवर करेंगे उसको, तो फिर उसके बाद देखते हैं। और भी बहुत सा होता है, लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है, लिख देते हैं यहाँ पे। अगर किसी को पढ़ना है इसके बारे में तो ये आगे जाके पढ़ सकता है। लॉन्ग होता है, शॉर्ट है, फिर उसके बाद साइन होता है, अनसाइन होता है, ये सब है। और फिर ये भी 2 टाइप का होता है। अभी हम लोग ये जो पढ़े थे ये सब हमारा क्या था, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ये फंडामेंटल था। और क्या क्या होता है इसमें, यूज़र डिफाइन भी हो सकता है।
इसको हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं। और ये होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जिसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है एरे, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन और भी बहुत कुछ है, वो सब हम लोग आगे देखते जाएंगे। तो हम लोग C++ इसीलिए चूज़ किए क्योंकि अगर हम लोग C लैंग्वेज लेते हैं तो उसमें हमारा ये क्या कहते हैं क्लास नहीं मिलता। C++ क्या है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब कि इसमें जो काम होता है वो क्लास और ऑब्जेक्ट बेस होता है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होती है ये भी हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे इतना इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप से अभी आप समझ गए होंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। वही मतलब कि जैसे अगर कोई भी वेरिएबल में हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो उसकी टाइप क्या है, मतलब वो इंटीजर है कि कैरेक्टर है कि फ्लोट है कि डबल है या क्या चीज़ है वो। तो वो हमारा हो गया डेटा टाइप्स। अब हम लोग देख लेते हैं C++ का एक सिंटैक्स कि नॉर्मल C++ लैंग्वेज होती कैसी है, लिखा कैसे जाता है उसका प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, मान लो फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग का। अभी हम लोग यहाँ पे हैंड रिटन कर रहे हैं, फिर इसका प्रोग्राम हम लोग बना के लैपटॉप में रन करा के भी देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। तो एक नॉर्मल जो प्रोग्राम होता है उसका ये है बेसिक सिंटैक्स। सबसे पहले हम लोग एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं ऊपर, हैश इंक्लूड। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी एक फ़ाइल होती है जिसमें कुछ प्री डिफाइंड कोड, पहले से लिखा हुआ कुछ कोड होता है जिसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए यूज़ कर लेते हैं iostream.h। और इस प्रोग्राम जो अभी हम लोग लिख रहे हैं इसको रन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वो टर्बो C++, एक कोड एडिटर आता है, उसको IDE कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि जो एडवांस अब चल रहा है वर्जन C++ का उसमें ये लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं करती। तो इसको हम लोग सपोर्ट कराने के लिए टर्बो C++ का यूज़ करेंगे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर चाहे तो ये हो गया हमारा iostream.h। फिर उसके बाद हम लोग लिख लेंगे हैश इंक्लूड conio डॉट एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ये एक हेडर फाइल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेडर फाइल। ठीक, ये हो गई हमारी हेडर फाइल। फिर उसके बाद क्या आता है? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन वो होता है जहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं void मेन। ये मेन क्या है? फंक्शन है। फंक्शन का ये सिंबल होता है, इससे पता चलता है कि ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी हम लोग कोड लिखेंगे उसको एक ब्लॉक में रखेंगे, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे कर्ली ब्रैकेट से। तो इसके ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा और जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो पहले हम लोग कोड लिख लेते हैं सी आउट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, यही हमें हमेशा चलता है प्रोग्रामिंग में। देखते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखिए और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गेट ch। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे ये कि इसका मतलब क्या क्या है यहाँ पे। और ये हो गया हमारा प्रोग्राम क्लोज यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट। तो इसमें अब देख लेते हैं सी आउट क्या चीज़ है। सी आउट जो है हमारा एक iostream का एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, हमारे सी का मतलब यहाँ पे होता है कंसोल। कंसोल जो आप लोग देखे होंगे कभी, कमांड प्रॉम्प्ट आप लोग खोले होंगे तो वो जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है उसी को कंसोल कहते हैं। तो कंसोल पे हमारा ये आउटपुट दिखाएगा, सी फॉर कंसोल
और यहाँ पे आउट आउट का मतलब आउटपुट। तो कंसोल पे क्या लिख के आएगा हमारे, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन में जो भी वैल्यू है बस हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं, मतलब दिखा दे रहे हैं। किसी और फंक्शन में हम लोग को कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है, भेजनी नहीं है कोई वैल्यू। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वॉइड लिखे हैं। जब हम लोग को यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न करानी होती है, मान लीजिए 2 नंबर का सम के कितना आया, उसको हम लोग को रिटर्न करा के कहीं और भेजना है, तो वहाँ पे हम लोग उसको यहाँ पे उसका डेटा टाइप लिख देते हैं। मान लीजिए सम हम लोग का आया 1 + 2 4 मतलब 3, तो उसको हमारा ये डेटा टाइप क्या रहता है, इंट रहता है, तो यहाँ पे इंट लिख देते हैं। अगर हम लोग का 1.5 + 2.5 करते हैं, ये 4 आ जाता, 4.0 आ जाता। तो ये क्या हो जाता है हम लोग का, ये फ्लोट वैल्यू हो जाता है। फ्लोट वैल्यू क्या होती है, जिसमें डेसिमल इंक्लूड हो। और डबल क्या होता है, डबल में भी डेसिमल होता है, लेकिन उसका डेसिमल के बाद प्लेस कुछ और आगे तक हम लोग लेके जा सकते हैं। फ्लोट में वो थोड़ा कम होता है साइज़ उसका। तो वहाँ पे जो भी होता है वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अभी हम लोग को इस वैल्यू में कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पे वॉइड लगा दिए। अब ये गेट सी एच क्यों लिखे हैं, गेट सी एच का मतलब होता है, गेट का मतलब लेना, सी एच का मतलब कैरेक्टर। तो ये इस लगाने से क्या होगा कि हमारी वो ब्लैक स्क्रीन तब तक खुली रहेगी जब तक हम कीबोर्ड से कोई बटन दबा नहीं देते हैं, और जैसे ही कोई बटन प्रेस करेंगे वो हमारी ब्लैक वाली स्क्रीन कंसोल वो बंद हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम। और इसको अगर समझ में आ गया है तो फिर अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट इसको रन करा के देख लेते हैं। तो ये हमारा फोल्डर डाउनलोड हो गया है, और फिर उसके बाद हमको इसको एक्सट्रैक्ट करना है और इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे ये आइकन बन के आ जाएगा डेस्कटॉप पे, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जब ये ओपन हो जाए तो हम लोग अपना एक फ़ोल्डर बना लेंगे किसी भी नेम का, जिसमें हमारा जो भी प्रोग्राम हम कराएंगे उसको सेव रख सकें। यहाँ पे हम लोग मान लो फ़ोल्डर बना ले रहे हैं ट्यूटोरियल नाम का, TUTORIAL ट्यूटोरियल। और इससे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा MD। MD का मतलब मेड ट्यूटोरियल, मेड डायरेक्टरी होता है इसका मतलब। तो ये क्या कर लेगा, इस नाम का एक फोल्डर बना लेगा। यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है, फिर उसके बाद इसको बंद करने के लिए यहाँ पे लिखना है एग्जिट, इंटर करना है। और ये हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम सेम टू सेम जो अभी हम लोग पिछले बार देखे थे कॉपी पे लिख के, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे हम लोग CLR SCR इसलिए लगा दिए हैं कि जो अभी हम लोग पिछला काम किए हैं वो ना दिखे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे नहीं लगाते हैं, फिर इसको रन करते हैं, तो ये हमारा जितना भी चीज़ था पिछला वो सब यहाँ पे आ जाता। अब अगर हम यहाँ पे CLR SCR फंक्शन लगा देते हैं, तो ये क्या करेगा, CLR का मतलब क्लियर, SCR का मतलब स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करके एकदम नए सिरे से पूरा सब कुछ दिखाए। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्लीन हो गए। तो ये कंपाइल है। कंपाइल क्या कर रहा है, ये जो जिस पे हम लोग रन कर रहे हैं इसको, जिससे ये पूरा प्रोग्राम हम लोग का रन होके दिख जा रहा है कि सही है कि नहीं, एरर आ रही कि नहीं, ये हम लोग कंपाइलर के थ्रू कर रहे हैं। ये दो दो चीज़ होती है, कंपाइलर होती है, इंटरप्रेटर होती है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरा एक साथ कंपाइल करता है, फिर बताता है कि किस लाइन में कहाँ पे एरर है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से सेमीकोलन हटा देते हैं और फिर उसके बाद इसको कंपाइल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे दिखा रहा है एरर। इस पे एंटर करेंगे तो दिखाएगा कि स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, मतलब स्टेटमेंट में हमारे सेमीकोलन मिसिंग है। और किस लाइन में, लाइन 5 में। तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग लाइन 5 के ऊपर, क्योंकि लाइन 5 पे आने से पहले ही उसको यहाँ पे एरर मिल गई, इसलिए वो लाइन 5 दिखा रहा था। तो यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे लगा दिए। अब इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। अब देखो वार्निंग 0, एरर 0। इसको कंपाइल करने का शॉर्टकट की होता है F9, और रन करने का होता है कंट्रोल F9। तो बस इतना ही था। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए फाइल में जाओ, सेव पे क्लिक करो, मतलब ये हमारा पहले से सेव है। सेव एज कर लेते हैं, अगर नहीं सेव रहता दोबारा हमको सेव करना होता किसी में। तो अगर आप लोग का प्रोग्राम नहीं सेव है तो सेव पे ही क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। उस फोल्डर पे क्लिक करना है, या स्टार की जगह आपको नाम देना है प्रोग्राम का। यहाँ पे हम लोग day1 लिख लेते हैं, इंटर कर देते हैं। ट्यूटोरियल फोल्डर में day1 के नाम से ये प्रोग्राम सेव हो गया। बस अब इसको बंद करना है, तो यहाँ पे हम Alt X दबाएंगे, ये बंद हो जाएगा हमारा।